fine. We'll start discussing. Few questions has been asked related to the previous assignment. Question number 7 ना पहले. Question number 7. Okay. किसने पूछा है question number 7? Who has asked this? Sir, me. Okay, आशय ने. Fine. So question number 7 देखते बेटा पहले. Okay, 7 से पहले देखे 6 also. Okay, Piyush is saying 6. 6 में क्या कह रहा है? Particle of mass m and charge q are placed at a distance 60 meter. They do not experience any force. The value of q by m. See. So एक पार्टिकल यहाँ पे है and the second particle is here. इसका चार्ज q कूलम का दिया है और इसका चार्ज कितना दिया है? इसका भी चार्ज q कूलम का है. दोनों का चार्ज सेम दिया है, q कूलम एंड q कूलम, राइट. एंड व्हाट दे आर सेइंग इज कि इसका भी मास दिया m kg का एंड दिस इज आल्सो हैविंग अ मास ऑफ m kg. सो दोनों का मास भी दिया हुआ है m kg एंड m kg. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3. वेट बेटा अभी 6 कर ले, स्टार्ट कर दिया, 6 कंप्लीट करते फिर जाएंगे वहां पे. ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Okay. अब once this is given to us, this is given to us. अब आप देखिए होगा क्या, ये भी चार्ज पॉजिटिव और ये भी चार्ज पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज. ओके, एक दूसरे पे क्या लगाएगा बेटा? रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन. ये प्लस चार्ज इसको रिपेल करेगा, अगेन दिस प्लस चार्ज विल रिपेल दिस चार्ज. सो दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगाएगा. अब क्या इन दोनों चार्ज के बीच में, सिंस दोनों के पास मास है, तो क्या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा? आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि ग्रेविटेशन का फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है. सो ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज पर रिपल्सन कर रहा है और ये दोनों चार्ज पे मास होने की वजह से अट्रैक्शन भी लग रहा है. और अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है तो कैन वी से कि जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर होगा, सिंस इट इज नॉट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ फोर्स. तो जितना रिपल्सन का फोर्स लग रहा है उतना ही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स लगना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज या इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगा. यस और नो एवरीवन? देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैट की रिपल्सन कितना हो जाएगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into q by 16 का स्क्वायर is equal to g into m over again 16 का स्क्वायर. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 by r square is equal to g m1 into m2 by r square. नाउ ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. आपसे पूछा ये m स्क्वायर का टर्म नीचे शिफ्ट कर दो. सो क्या मिलेगा? q स्क्वायर बाई m स्क्वायर इज इक्वल टू g into 4 pi epsilon naught. So आपसे q by m का रेशियो पूछा है. So q by m will be equal to under root q by m. नो प्रॉब्लम बेटा, q by m 0.6 कर दोगे, अल्टीमेटली वो कटने ही वाला है. तो 116 लिखो या 0.16 लिखो, विल मेक नो डिफरेंस. हालांकि अच्छा होगा जब हम 0.16 लिखें, so that we can convert that into SI system. So into what? G into 4 pi epsilon naught, right? So the correct answer for this question will be option number D. समझ में आया सभी को ये कैलकुलेशन कैसे किया हमने? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सा क्वेश्चन था भाई. इस पे नेट फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब जितना ग्रेविटेशनल रिपल्सन फोर्स होगा उतना ही जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा उतना ही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होना चाहिए, तभी जाके वो नेट फोर्स 0 होगा. या सिद्धि 1 सेकंड है बेटा, 7 पे आने से पहले, इसके पहले भी किसी ने कुछ पूछा है. 1 मिनट मुझे बताओ सब लोग, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है सभी को? Yes, sir. आशय तुमने पूछा था बेटा, इज इट क्लियर 6? Yes, sir. ओके फाइन. इसके पहले बोला हमने क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो विल गो अहेड विद क्वेश्चन नंबर 3.
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्पेयर्स विथ कांस्टेंट चार्ज A in air and B in a medium, तो रेशियो पूछ रहा है. ओके, सो मान लो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं मैं, आई एम डूइंग इट फॉर क्वेश्चन नंबर 3. सो एक चार्ज Q है, मान लेते Q1 कूलम का, एंड द सेकेंड चार्ज वी आर हैविंग ऑफ Q2 कूलम, एंड एज्यूम कर लो कि दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस R है और हम एयर में लिख रहे हैं. सो एयर में इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by R square. Will it be the force between these two charges in air? अब बी पार्ट में कह रहा है कि मैं इन्हीं दोनों चार्जेस को मीडियम में प्लेस कर देता हूं. तो जैसे ही आप मीडियम में प्लेस कर दोगे और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन आर के दिया हुआ है, हाँ, इसमें फोर्स कितना लगेगा F2? Will this F2 equal to 1/4 pi epsilon naught into K into Q1 into Q2 by R square? They are asking you to get the ratio. So अगर आप रेशियो निकालोगे F1 by F2 का, so what will be the ratio? Q1 into Q2 by 4 pi epsilon naught R by Q1 into Q2 over 4 pi epsilon naught into K into R square. So R square से R square कैंसिल हो गया, 4 pi epsilon ये सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, Q1 into Q2 ये कैंसिल हो जाएगा, राइट. सो जब आप सॉल्व करोगे आपको बेटा क्या मिलेगा? F1 by F2 and that is equal to K by 1 or that is equal to K is to 1. So the correct answer for this question is option number B. Is it clear everyone? ठीक है. Yes sir. Great. चलिए आगे बोलो. Other than this 6 हो गया, 7. Okay. 7th में क्या कर रहा है? Infinite number of charges each of 1 microcoulomb are placed at the axis 1, 2, 4, 8 till infinity, ऐसे रखा हुआ है. हाँ, गुड कौस्तुभ. Origin, then find the net forces. को मुझे करना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड पे. Okay, Gaurav, Smriti and Kaustubh is getting B. Fine. I'll do this on whiteboard. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई ये मेरा एक्स एक्सिस पे ऐसे रखा हुआ है हमने और यहाँ पे चार्जेस प्लेस किया हुआ है. गुड वैष्णवी. ओरिजिन पे और यहाँ चार्ज आपने प्लेस किया 1 कूलम का और x is equal to 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 4 मीटर पे and 8 मीटर पे we have placed a charge of 1 microcoulomb. 1 मीटर पे यहाँ भी चार्ज प्लेस किया हमने 1 माइक्रोकूलम का. 2 मीटर पे यहाँ भी चार्ज प्लेस किया हमने 1 माइक्रोकूलम का. 4 मीटर पे यहाँ भी चार्ज प्लेस किया 1 माइक्रोकूलम का और x is equal to 8 मीटर एंड सो ऑन हमने चार्ज प्लेस किया 1 माइक्रोकूलम का एंड सो ऑन. ऐसे हम प्लेस करते जा रहे हैं, राइट. अब मुझे बताओ एक बात, सभी चार्जेस पॉजिटिव है, दिस ऑल चार्जेस सेम नेचर का, सभी प्लस है, तो क्या ये सभी चार्जेस इस पे रिपल्सन का फोर्स लगाएगा और सभी फोर्स का डायरेक्शन क्या सेम होगा? इधर की तरफ ही होगा. सो अगर मैं ये वाले चार्ज पे नेट फोर्स लिखूं बेटा तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught 1 into 10 raised to power minus 6 into 1 over 1 का स्क्वायर प्लस इसकी वजह से अगर मैं लिखूं कितना हो जाएगा? 1/4 pi epsilon naught into 1 into 10 raised to power minus 6 into 1 over 2 का स्क्वायर. एंड सेम वे में एक आधा और लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा? 1/4 pi epsilon naught 1 into 10 raised to power minus 6 into 1 over 4 का स्क्वायर एंड प्लस डॉट 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 टिल इंफिनिटी. ऐसा ही जाता जाएगा क्या? अगर हम इसको आगे सॉल्व करें एफ नेट को, सो इन सारे टर्म्स को अगर आप कॉमन कर दो, सो 1/4 pi epsilon naught into 10 raised to power minus 6 over 1 plus 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 16 एंड प्लस 64 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा डॉट 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 टिल इंफिनिटी. 1/4 pi epsilon naught को अगर आप देखोगे बेटा तो 9 into 10 raised to power 9 होता है. एफ नेट कितना हो जाएगा? 9 into 10 raised to power 9 into 10 raised to power minus 6 over 1 plus 1/4 plus 1/16 plus dot 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 till infinity. ये किसमें है? Is it in GP? GP. Yes, sir. GP. और GP में अगर आप n टर्म्स को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? A/1 minus R.
ये होता है ना ऐड करने के बाद इन्फिनाइट टर्म्स को अगर आप जीपी में ऐड करोगे दिस विल बी योर एसएन, और इसका कॉमन रेशियो है 1/4। अगर हम प्लेस कर देंगे एफ नेट कितना आ जाएगा बेटा 9 into 10 raised to power 3 into 1/1 minus 1/4 LCM ले लो इसको। So therefore F net will be equal to 9 into 10 raised to power 3 into 4/4 minus 1, this will be 3. So F net इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा बेटा 1000. This will be my net force. Is it clear everyone? समझा सभी को? Question number 7. Simple. ये GP था कॉमन, and since it is a GP so हम लोग इसको simply ऐड कर देंगे। और इनफाइनाइट टाइम पर कैसे ऐड करोगे? Sn is equal to A/1 minus of R, और इसका कॉमन रेशियो 1/4 है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 7 डन। इसके आगे सर हाँ बेटा सर क्वेश्चन नंबर 4 पे जो चार्ज दिया है ना वो कहाँ पे, उसका पोजीशन क्या है, मतलब जिस पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने को बोला है? देखते हैं। Electric charges of 1 microcoulomb, -1 microcoulomb, 2 microcoulomb are placed at the corner ABC respectively of a equilateral triangle ABC having length 10 cm. The resultant force at point C is, ऐसा है equilateral triangle basically. सर मतलब ये 2 माइक्रोकूलम पे चार्ज फाइंड करना है क्या? रिस्पेक्टिवली दिया ना बेटा, रिस्पेक्टिवली दिया। सो ए पे आपने 1 माइक्रोकूलम रखा है, 2 बी पे आपने -1 माइक्रोकूलम रखा है, और सी पे आपने 2 माइक्रोकूलम रखा है। और आपसे वही तो पूछ रहा है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड एट सी, मतलब ये 2 माइक्रोकूलम पे आपसे रिजल्टेंट फोर्स पूछा है। ओके गुड, क्लियर है? समझा बेटा? यस सर। फाइन, सुपर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट 13 and 14 also. Okay, Asha is saying that before 13, 14 any doubt? 13, 14 से पहले कोई डाउट? 13 क्या कह रहा है? The intensity of electric field required to balance a proton of mass 1.7 into 10 raised to power minus 27 kg and charge 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb is. Okay, कौस्तुभ का आंसर A आया है। Yanika has also got A. Okay, fine. ठीक, पीयूष का भी आया है। सुपर। देखो मैं करता हूँ इसको सॉल्व। ओके, नीलांजन एंड स्मृति बोथ ए। फाइन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आशय, देखिए द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस अ प्रोटोन। सो आपको एक प्रोटोन को बैलेंस करना है एक्चुअली। सो मुझे प्रोटोन को बैलेंस करना है, और मास ऑफ प्रोटोन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 1.7, एक्चुअली 1.67 होता है मास ऑफ प्रोटोन। सो 1.67 into 10 raised to power minus of 27 kg, हालांकि इसमें 1.7 दिया हुआ, कोई बात नहीं। एंड चार्ज आपको दिया 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। सो प्रोटोन का चार्ज आपको पता ही है 1.6 into 10 raised to power minus of 19 कूलम। तो मान लो आपको एक प्रोटोन को बैलेंस करना है, दिस इज प्रोटोन वी आर हैविंग। सो प्रोटोन पे एक्चुअली इसका वेट लग जाएगा mp into g, मास ऑफ प्रोटोन इंटू ग्रेविटी, नीचे की तरफ लगेगा। और अगर इसको मुझे बैलेंस करना है, इसका मतलब कि इस पे मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, तभी जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको इसके वेट को बैलेंस कर देगा। अप्रोक्सीमेटली आपसे पूछा गया ऑफ कोर्स। सो अगर ये बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू वेट। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस प्रोटोन पे इधर लगाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होना चाहिए? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, बिल्कुल सही। क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के फेवर में लगता है। सो मुझे फोर्स अगर ऊपर चाहिए एंड इट इज प्रोटोन, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। सो E into इलेक्ट्रिक फील्ड
is equal to mass of proton into gravity. So E 1.6 into 10 raised to power minus 19 into electric field. मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg into what 10. So यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे so 1.67 into 10 raised to power minus 27 into 10 divided by 1.6 into 10 raised to power minus 19 ऊपर जाएगा तो 20 हो जाएगा. So electric field basically हो जाएगा 1.67 by 1.6 is equal 10 raised to power minus 7. So approximately कट करोगे तो 1 आ जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हो जाएगा 10 raised to power minus 7 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर. Anyway you can go with. Okay, good आशय, very good. Clear है सबको ये point? Question number 13. Okay, so this is the correct answer. और कुछ except 13? 13 के बाद और कुछ क्लियर है सबको यहाँ तक? आगे पढ़े? चलिए. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते. लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक डिस्कस किया था? What we have discussed in the previous lecture? I guess हमने पोटेंशियल एनर्जी तक बात किया था ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Right. हाँ ठीक. आप चर्चा करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में. Great. We'll discuss regarding electric potential today. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मान लो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था सेम वे में इधर भी चर्चा करेंगे. मान लो आपके पास कोई एक प्लस Q1 कूलम यहाँ पे है एंड वी आर हैविंग प्लस Q2 कूलम एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r और मुझे इस Q1 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए इस वाले पॉइंट पे. सो बेसिकली पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी ओवर चार्ज. पोटेंशियल जो होता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ओवर चार्ज. अगर आप पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज से डिवाइड करो दोगे तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज. इन द सेम मैनर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. अब अगर आप ये Q1 और Q2 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे बेटा तो कितना आ जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by R. ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी आ गया. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे इसकी वजह से चाहिए. नाउ ये मेरा सोर्स चार्ज एक्चुअली, ये मेरा सोर्स चार्ज, इसकी वजह से मुझे यहाँ पोटेंशियल चाहिए. सो व्हाट विल बी पोटेंशियल? 1/4 pi epsilon naught Q1 by R. हाँ करेक्ट. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by R over Q2. So this Q2 and Q2 will get cancelled and therefore potential जो मुझे मिल रहा है वो कितना आ जाएगा? 1/4 pi epsilon naught Q1 by R. Will it be the electric potential? Just like electric field. So electric field was electric force per unit charge. Exactly same way में electric potential will be electric potential energy per unit charge, and which is Q2 here. Am I clear, everyone? Yes, sir. Clear. समझ में आ गया सबको? अच्छा इसका यूनिट क्या होगा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? जूल पर कूलम. बराबर. पोटेंशियल एनर्जी का जूल हो गया, चार्ज का हो जाएगा कूलम, और तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम, और इसको हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं एक्चुअली. 1 जूल पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट. ये स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा? Scalar. Scalar. This will be a scalar quantity. इसकी एनर्जी है तो स्केलर ही होगा. So this will be scalar quantity. Okay. डायमेंशन जरा बताइए इसका. डायमेंशन of electric potential.
ठीक है, सो प्लेस कर देंगे। देखो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का पहले लिख दो m1l1 m1l2 t-2 और चार्ज का हो जाएगा at। तो जब हम इसको एनालाइज कर देंगे तो पोटेंशियल का डायमेंशन होगा m1l2 t-3 a-1। This will be the dimension of electric potential. Good, everyone. Clear है यहाँ तक सबको इंफॉर्मेशन? Yes, Yes, sir. sir. सिंपल कॉन्सेप्ट है एंड इट्स नॉट वेरी टफ, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आप डिस्कस करोगे, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और पोटेंशियल एनर्जी आपको ऑलरेडी मालूम है 1/4πε0 Q1 × Q2/R, और उसमें अगर आप Q2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि मुझे Q1 की वजह से पोटेंशियल चाहिए, सो दैट विल गिव अस पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया सभी को ये पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes. ग्रेट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस पे पोटेंशियल से रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। कुछ आइडिया याद आ रहा है? लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, क्या होता है ये? Imaginary lines. बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली बात तो ये कोई रियल लाइन है नहीं, एक इमेजिनरी लाइन है। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहली बात तो कोई रियल लाइन नहीं है, वो इमेजिनरी लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होता है? डज इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, और टर्मिनेट कहां पे करेगा? Negative charge. नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अगर आप चर्चा करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अगर आप डिस्कस करो, तो पहला पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ऐसा कोई लाइन होता नहीं है नेचर में, बट समझने के लिए हम ऐसा लाइंस प्लॉट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पहली बात ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये कहां से ओरिजिनेट करेगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज से। एंड विल टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज, बराबर ना? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है, पहली बात। अच्छा, क्या ये मान लो मेरा ये चार्ज है, यहां से क्या वो किसी भी एंगल पे ओरिजिनेट कर सकता है? कैसे भी ओरिजिनेट कर सकता है क्या? नो सर। 90. यस, इट्स इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ओरिजिनेट करेगा और सरफेस के परपेंडिकुलर टर्मिनेट करेगा। चाहे वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट कर रहा हो या नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट कर रहा हो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड विल टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी होगा, विल ओरिजिनेट and terminate perpendicular to surface, right? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ओरिजिनेट करेगा और सरफेस के परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट करेगा। वो कोई रफ एंगल पे नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि कोई भी एब्रप्ट एंगल पे ओरिजिनेट करेगा और कोई एब्रप्ट एंगल पे जाके वो टर्मिनेट करेगा, नॉट लाइक दिस। It will always originate perpendicular to the surface and will terminate perpendicular to the surface. Is it clear, everyone? यस सर। Okay. Yes, sir. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं शॉर्ट में सब लिख रहा हूं, बट थोड़ा शॉर्ट बताऊंगा, थोड़ा फास्ट बताऊंगा। क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है क्या? नो सर। क्यों नहीं कर सकता? तो फिर
एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा। करेक्ट। सो सेकंड और सबसे, हाँ बराबर आशय, बहुत बढ़िया। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करा दोगे ना बेटा, तो वहां पे दो टेंजेंट बन जाएगा, और मतलब वहां पे एक ही चार्ज पे दो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एंड देयरफॉर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। अब मुझे बताओ, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मुझे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन चाहिए पॉजिटिव चार्ज पे, तो क्या प्लॉट करना पड़ेगा यहाँ पे? टेंजेंट। राइट। सो टेंजेंट, हाँ, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। उसका उल्टा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज पे, है ना। तो टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will give direction of electric force. Agreed everyone? समझ में आ रहा है सबको ये पॉइंट? Yes, sir. फाइन। सो पहला पॉइंट तो मुझे ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेगा, नेगेटिव पर टर्मिनेट करेगा, परपेंडिकुलर ओरिजिनेट करता है, परपेंडिकुलर टर्मिनेट करता है, कभी इंटरसेक्ट कर नहीं सकता। उस पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। दिस आर ऑल हाइपोथेसिस, एजम्पशन है, क्योंकि लाइंस होता ही नहीं एक्चुअल में। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप बना सकता है क्या? कैन इट मेक अ क्लोज लूप? No, sir. No, sir. नो सर। क्यों? That starts at positive charge and ends at negative. हाँ बिल्कुल सही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहीं से ओरिजिनेट करके वहीं टर्मिनेट कर जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर ये नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है? अगला जो पॉइंट हमारा बनेगा, ये पॉइंट क्या होगा? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बना सकता। एग्रीड? अच्छा, एक और बात हम जरा चर्चा करते हैं। ओके, कनक में आता हूं बेटा शॉर्ट सर्किट में, होल्ड ऑन फॉर सम टाइम। ओके, और जरा मुझे एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेंट्रेशन जहां पे ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मैं अगर फील्ड लाइंस ऐसे प्लॉट कर दूं, आई एम प्लॉटिंग फील्ड लाइंस लाइक दिस, और ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहां पे ज्यादा होगा? पॉइंट ए का पे भी कि पॉइंट बी पे? पॉइंट ए। हाँ, कैसे डिसाइड किया? क्योंकि रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will decide the strength of electric field, है ना? सिंपल सा पॉइंट, relative closeness of electric field lines will decide strength of इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इस केस में ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट ए पे होगा, विच दैट विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? ये सब बेसिक बेसिक बात है, कुछ खास इसमें है नहीं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मेरे पास एक 2 कूलम का चार्ज है और एक मेरे पास 10 कूलम का चार्ज है, ज्यादा लाइंस कौन बनाएगा? 2 कूलम का चार्ज कि 10 कूलम्स का चार्ज? 10 coulomb. 10 coulomb. तो कैन आई से पिछला स्लाइड दिख रहा है।
हाँ एक सारा टॉपिक कवर करूंगा मैं, बट लिटिल बिट फास्टर. Yes, sir. Okay. So can I say from here, क्या मैं यहाँ से एक पॉइंट बोल सकता हूँ कि number of electric field lines is proportional to the magnitude of electric charge, Yes, sir. है ना? Number of electric field lines is proportional to electric to magnitude of electric charge, actually to magnitude of electric charge, है ना? जो लाइंस ज्यादा होंगे वो ज्यादा चार्ज जनरेट, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ज्यादा लाइंस बनाएंगे. Am I clear, everyone? Yes, sir. Okay. अब मुझे एक बात बताइए बेटा, समझ के बोलना, सोच समझ के, मैं लॉजिक पूछूंगा. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएगा? हायर टू लोअर. Higher to lower. हायर टू लोअर. मैं इसके प्रूफ पे आता हूं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will move from higher potential to lower potential. Is it clear, everyone? है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके. अब जरा मुझे एक बात और बताइए. अगर sir. मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Yes. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल बनाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इफ आई एम प्लॉटिंग पैरेलल, so what does it mean? Uniform electric. Uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. Superb. Okay. So if good. So parallel electric field lines means uniform electric field. Uniform electric field. Okay. आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर एक प्लेन बना दूं, जस्ट लाइक दिस, कि मैं इसके ऊपर एक प्लेन बनाता हूं, ऐसा मान लो मैंने एक प्लेन बना दिया ऐसा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो क्या इस प्लेन के जितने भी पॉइंट्स होंगे, क्या वो सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये वाला पॉइंट पकड़ता हूँ बेटा ए डैश, और ये पॉइंट पकड़ता हूँ बी डैश, तो क्या जो पोटेंशियल ए डैश का होगा वही पोटेंशियल बी डैश का होगा? Yes, sir. यस सर. और उसको लेते हुए अगर आप एक प्लेन बना दोगे, दैट प्लेन विल कॉल इक्विपोटेंशियल सरफेस. मतलब उस प्लेन के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है ना? तो यहां से हम लिख सकते हैं प्लेन perpendicular to electric field lines will be equipotential. Instead of plane writing plane, हम पॉइंट कर देते हैं. Point perpendicular to electric field lines will be equipotential. और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज बनाए जा सकते हैं. 10 1 ये 10 प्रॉपर्टी सफिशिएंट है.
सर आखिरी में क्या लिखा है? अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट लोगे बेटा, तो जो पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का होगा, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा, है ना? ओके सर। दिस इज द लास्ट वन. Is it clear, everyone? Shall I move ahead? Yes, sir. सर एक मिनट। डन सर। चलो आगे बढ़ते हैं. प्लॉट करना है आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, नथिंग एल्स. सो प्लॉटिंग सिंपल सिंपल से स्टार्ट करते हैं. प्लस क्यू कूलम माइनस क्यू कूलम प्लॉट करिए. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करिए, प्लस क्यू कूलम एंड माइनस क्यू कूलम. सी, सो ये प्लस क्यू कूलम से क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ओरिजिनेट करेगा और क्या इस माइनस क्यू कूलम पे आके टर्मिनेट करेगा, ओरिजिनेट करेगा, टर्मिनेट करेगा, राइट? और अब चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे लाइंस आएंगे और इस पे ऐसे लाइंस आके इसके ऊपर टर्मिनेट हो जाएंगे. विल इट बी लाइक दिस? सो पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट किया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज विल मूव एंड विल टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज. ऐसे मूव करके जाएगा और नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट हो जाएगा. क्लियर है डायग्राम? समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट? यस. ओके, चलिए और जरा प्लॉट करिए. आपके पास चार्ज है प्लस 2 क्यू कूलम का और माइनस क्यू कूलम का. प्लॉट करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. Here we were having plus q कूलम एंड माइनस q कूलम, तब हमने प्लॉट किया था. अभी यहाँ पे प्लस 2 q कूलम का एक चार्ज है और दूसरा चार्ज माइनस q कूलम का है. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करना है इस केस में. कैसा होगा प्लॉट इस केस में? मुझे एक बात बताओ बेटा, इन दोनों केस में से ज्यादा फील्ड लाइंस कौन जनरेट करेगा? ज्यादा फील्ड लाइंस प्लस 2 क्यू. प्लस 2 क्यू कूलम जनरेट करेगा क्या? गुड. सो यहाँ से ज्यादा फील्ड लाइंस, यहाँ से लाइन जनरेट किया, टर्मिनेट, टर्मिनेट. देखो, सो ये सिंबॉलिकली ऑब्वियसली बात हम रिप्रेजेंट करेंगे. एक्चुअली प्लॉटिंग तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लाइंस तो होता ही नहीं है, सब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है. तो आप देखिए मैंने इंटेंशनली क्या किया है कि मैंने प्लस 2 क्यू कूलम से आपको 6 लाइंस प्लॉट करता हुआ दिखाया है और टर्मिनेट करते हुए सिर्फ मैंने 3 को दिखाया है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डबल है इनफैक्ट.
तो इससे ये ज्यादा लाइंस को ओरिजिनेट करेगा और इसका हाफ लाइन ही इस पे टर्मिनेट हो पाएगा, रिमेनिंग 3 लाइंस विल गो टू इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या फॉर कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने यहाँ पे, राइट? रिस्पेक्ट टू द, इसके रिस्पेक्ट में माइनस क्यू कूलम के रिस्पेक्ट में 2 क्यू कूलम का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डबल एक्चुअली, तो ये इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कर पाएगा और इसका हाफ ही फील्ड लाइंस इस पर टर्मिनेट होगा, रिमेनिंग हाफ लाइंस विल गो टू इन्फिनिटी। क्लियर? Yes, sir. Sir. प्रांजल, स्मृति, कौस्तुभ, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया दोनों का डिफरेंस? Yes. यस सर। ओके, Yes. चलो नेक्स्ट। सिंपल है, कुछ खास है नहीं, लेकिन हाँ Sir. ये पूछता है। हाँ सोहम। सर फर्स्ट फिगर में अगर हमने सिर्फ बीच के 3 लाइन ड्रॉ किया तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, बस आपको इतना बताना है बेटा, ये जो भी मैं कर रहा हूँ सोहम, ये सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली मैं देखने गया हूँ क्या कैसे ही लाइंस बनेगा, इट्स जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो बस आप ये ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर ओरिजिनेट करना, परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट करना, और जितने लाइंस प्लस क्यू जनरेट करेगा उतना ही लाइंस माइनस क्यू पे आके टर्मिनेट हो जाएगा इन दिस केस। चलिए, प्लस क्यू कूलम एंड प्लस क्यू कूलम प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Plus q coulomb and plus q coulomb, you have to plot electric field lines in this case. कौस्तुभ हुआ प्लॉटिंग बेटा? प्लॉट कर पाए? Light. Yes, sir. ओके, कैसा होगा? यहाँ से Line terminate नहीं होगा. टर्मिनेट होगा ही नहीं, ये दोनों प्लस है ना, टर्मिनेट तो माइनस चार्ज पे होता है, तो लाइंस यहाँ से निकल कैसे जाएगा, से आके बेंड हो जाएगा एक्चुअली। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ, सिमेट्री से दिखाना चाहिए था। So here if it will be क्या ऐसा कुछ प्लॉट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का? हाँ यस करेक्ट स्मृति, वेरी गुड करना, राइट। अब इसमें आप देखो ना, तो बीच में एक ऐसा रीजन बन के मिला है आपको, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है? No sir. No, sir. नो सर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से होगा? या ऐसा देख लो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगा? एग्रीड एवरीवन? सो ये बेसिक प्लॉटिंग था। हाँ, इसमें अभी एडवांस प्लॉटिंग आएगा जब हम कंडक्टर्स में बात करेंगे, एंड दैट आई विल टीच यू आफ्टरवर्ड्स। और बेसिकली आपको इतना प्रॉपर्टीज ध्यान में रहना चाहिए रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट करेगा, परपेंडिकुलर ओरिजिनेट करेगा एंड परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट करेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. देखिए सब हेडिंग तो इसी में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिर इस पे हम लोग क्वेश्चंस करना चालू करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। मुझे एक बात बताइए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इज इट नेगेटिव और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? Yes sir. यस सर। अच्छा,
सो कैन आई से दिस कि भाई जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी होगा दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ इंटू डी आर, क्योंकि माइनस साइन तो ऑलरेडी था. सो एफ इंटू डी आर विल बी वर्क डन होगा. एफ इंटू डी आर इज वर्क डन. यस और नो एवरीवन. और Yes. आपको हाँ आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दिस इज पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज, dv इज इक्वल टू du बाय q. ऑलरेडी हमने पीछे पढ़ा था. तो यहाँ से du को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैन वी राइट दिस इज q इंटू dv. सो अगर आप du को यहाँ प्लेस कर दोगे तो कैन आई से बेटा q इंटू dv इज इक्वल टू माइनस f इंटू dr. बोल सकते हैं ना. पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज q इंटू dv. तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे मैंने प्लेस कर दिया q इंटू dv. एग्रीड एवरीवन? Yes, sir. ओके. Yes, sir. और हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कैन यू से कि q इंटू dv इज इक्वल टू फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dr. Yes. Yes, sir. क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स था तो कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा इस केस में, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज. नाउ सी ये चार्ज से ये चार्ज चला गया तो यहाँ से मुझे रिलेशन क्या मिला कि dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू वॉट dr. और वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाय dr. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाय dr. Am I clear? Yes. Yes, sir. अगर आप Yes, इसको sir. हाँ प्रॉपर वे में लिखना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ परफेक्ट डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल तो आपका रिलेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डावा v बाय डावा x. डावा इंप्लाइज की पार्शियल डिफरेंशिएशन. एक्चुअली तीन ऑपरेटर होता है d, डेल्टा एंड डावा. डेल्टा इज फॉर लार्जर चेंज, d इज फॉर स्मॉलर चेंज एंड डावा इज फॉर पार्शियल चेंज. So electric field is equal to minus dawa v by dawa x I cap, dawa v by dawa y j cap, plus dawa v by dawa z k. This is the result जो आपको रिलेशन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच. पार्शियल डिफरेंशिएशन सबको मालूम है कि नहीं पता है? No, sir. Yes, sir. No. ओके मैं बताता हूँ. ये जो डावा का मतलब हो गया बेटा पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम. ओके गुड स्मृति, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं. अच्छा तुम लोगों ने स्मृति तुमने यहाँ पढ़ा था ना वर्क पावर एनर्जी में बताया रहेगा मैं. Right? Yes, sir. हाँ ओके ठीक है Yes. गुड. देखो अभी पीछे पढ़ने का प्रॉफिट कितना है याद करो. वहां पे भी मैंने ऐसे ही कुछ रिलेशन बनाया था कि पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में. यू रिमेम्बर कि भूल गया कौस्तुभ स्मृति? Yes. There we have established the relation between conservative force and potential energy. Here it is electric field and electric potential. देखो क्या रिलेशन बना. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डावा v बाय डावा x. यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल को x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो ना तो आपके लिए y और z क्या रहेगा, कांस्टेंट. ये होता है पार्शियली. अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो y और z को मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा. अगर मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मैं x और z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा. अगर मैं z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैं x और y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा. सो दिस इंप्लाइज कि वी आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली. x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो yz कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो xz कांस्टेंट, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो xy कांस्टेंट. दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Great. Yes, Ashay, partial differentiation will be there for CET also. लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे बेटा. मैं बता देता हूँ कौन सा आएगा. उसी टाइप में आएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं आएगा. एक मिनट, ये रिलेशन क्लियर हो गया सबको एवरीवन? Yes, sir. ओके. एक ही क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पे, फिर जो सीटी में आता सिर्फ उस पर ही हम कंसंट्रेट करेंगे.
मान लो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने दे दिया 3xyz, ये बड़ा फेमस सवाल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया 3xyz और मैंने आपसे पूछा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1 पिकअप। सिंपल। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है मुझे 1,1,1 पे, और पोटेंशियल आपको इसमें ऐसा दे दिया मैंने 3xyz वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड आउट करना है। सो व्हाट विल बी डूइंग, क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डावा v बाय डावा x I कैप प्लस डावा v बाय डावा y j कैप प्लस ऑफ डावा v बाय डावा z k कैप। ये रिलेशन आ गया। इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस, हाँ ठीक है कॉस्ट बराबर, माइनस डावा v के जगह पे आप ये वैल्यूज को प्लेस कर दो। नहीं श्रावणी, आई कैप जे कैप पर के कैप पे टर्म में रखोगे बेटा, तीनों को ऐड नहीं करोगे। v आपका हो गया 3xyz बाय डावा x I कैप प्लस 3xyz बाय डावा y j कैप प्लस डावा 3xyz बाय डावा z k कैप। अब जरा देखिए ध्यान से, एनालाइज करना प्रॉपर्ली। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे आशय मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बेटा, तो मेरे लिए y, z और 3 ये तीनों कांस्टेंट हो जाएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो हियर वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y, z और 3 ये तीनों कांस्टेंट हो जाएगा। सो विल रिमूव देम आउटसाइड, 3yz इनटू डावा x बाय डावा x I कैप। समझ में आया आशय व्हाट आई सेड? कि हम बेटा यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, ओके, सो y एंड z एंड 3 विल बिहेव लाइक कांस्टेंट, एंड उसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेंगे। एग्जैक्टली सेम वे में यहाँ पे हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और अगर आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो मेरे लिए x, z और 3 ये तीनों कांस्टेंट होगा, इसको बाहर हटा देंगे। 3xz इंटू डावा y बाय डावा y। एग्जैक्टली सेम मैनर में यहाँ पे हम लोग z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो मैं x को और y को और 3 को कांस्टेंट की तरह बिहेव करके रिमूव कर लेंगे। डावा z बाय डावा z। अब ऐसे डिफरेंशिएट करो जैसे हम करते आ रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस डावा x बाय डावा x विल बी 1, 3yz I कैप प्लस 3xz j कैप प्लस 3xy k कैप। अभी मुझे पूछा x, y और z तीनों 1 1 1 है, प्लेस कर दोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू व्हाट? 3 y भी 1 z भी 1, so 1 into 1 I cap, 1 into 1 j cap, 1 into 1 k cap. So basically जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, this will be equal to minus 3 I cap, minus 3 j cap, minus 3 k cap Newton per Coulomb. This will be the final answer. Is it clear everyone? सबको समझ में आया? गुड। यस सर। यस गुड। पार्शियल डिफरेंस एक ही कराऊंगा मैं, ज्यादा नहीं कराऊंगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन मींस, इसका मतलब है कि अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, देन आई विल बी ट्रीटिंग y एंड z एज अ कांस्टेंट। अगर मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, x और z कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मैं z के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x और y कांस्टेंट हो जाएगा। As simple as that. बाकी सबको क्लियर है? रिमेनिंग स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, चलिए। यस अब सर। हाँ, अब वो क्वेश्चंस लेता हूं जो आपको आएगा सीटी में। तो भाई कंसंट्रेट करके करना इसको भी। मैं सिंपल सिंपल से स्टार्ट करता हूं, धीरे धीरे टफ करता चलूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये 10 न्यूटन पर कूलम का है।
एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, मुझे पहले बताओ कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा? ए का, क्योंकि मुझे मालूम है ना इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का पोटेंशियल कम होगा। मान लो ये डिस्टेंस 2 मीटर है और ए का पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 20 वोल्ट, सॉरी 20 नहीं, ए का पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 50 वोल्ट। लेट्स हैव दिस, आपसे पूछा गया है फाइंड पोटेंशियल एट बी। You have to find potential at B. इसका पोटेंशियल बताना है। $30 वोल्ट, यस। ओके, कैसे करेंगे? सो फॉर दैट मेरे पास रिलेशन है dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, है ना? पीछे हमने रिलेशन ये लिखा था, या dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, ये वाला रिलेशन हम यूज कर रहे हैं। dv का मतलब हो गया पोटेंशियल का चेंज, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई इंटू व्हाट, डी आर, क्योंकि फाइनल इधर की तरफ है v b और ये मेरा इनिशियल है। so, आपको क्या मिलेगा बेटा? vb माइनस वी आई एम हैविंग इज 50 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना दिया है 10 और dr कितना दिया मैंने डिस्टेंस 2 मीटर। सो इम्प्लाइज व्हाट वी आर गेटिंग कि vb माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20, राइट? सो पोटेंशियल एट b आपको चाहिए, सो दैट इज माइनस 20 प्लस 50। सो पोटेंशियल एट b कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू 30 वोल्ट? हाँ, गुड सिद्धि, स्मृति, गुड। इज इट क्लियर एवरीवन? समझा सबको फंडा कैसे किया हमने? Yes, sir. लॉजिकल बात है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और आपको ऑलरेडी पता है कि dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। dv का मतलब हो गया पोटेंशियल का चेंज, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ओमकार, क्लियर है ये यहाँ तक कैलकुलेशन? Yes, sir. ओके, ग्रेट। चलो एक और मुझे करके बता दो लास्ट। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है, and this is of 5 Newton per coulomb, और मान लो ऐसा कोई स्क्वायर रखा है, स्क्वायर हियर, ये वाला पॉइंट वी आर हैविंग ए, सो ये बेसिकली एक स्क्वायर है, और ये पॉइंट ए पकड़ लेते, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, और ध्यान रखना ये स्क्वायर है बेटा, और इसका साइड आप मान लो 1 मीटर का है। पोटेंशियल एट पॉइंट ए दिया हुआ है 10 वोल्ट, 80 वोल्ट। ए पॉइंट का पोटेंशियल दिया 80 वोल्ट। आपसे पूछ रहा है फाइंड नंबर 1 पोटेंशियल एट बी। सो पोटेंशियल एट ए दिया है, आपसे पूछा है पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट सी और पोटेंशियल एट डी। चलिए हाँ, बी क्या ए पॉइंट का जितना पोटेंशियल होगा क्या उतना ही पोटेंशियल बी पॉइंट का होगा? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट, दिस विल बी व्हाट 80 वोल्ट। तो पॉइंट का पोटेंशियल तो 80 वोल्ट हो जाएगा। सुपर। नाउ व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ डी पॉइंट?
डी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? प्रणिका, वेरी गुड बेटा। डी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? सो कैन आई से कि पोटेंशियल एट पॉइंट डी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 इंटू डी आर विच इज 1। हाँ 75, गुड सिद्धि। सो पोटेंशियल एट पॉइंट डी एट ए तो आपको 80 है, इज -5। तो क्या आपको पोटेंशियल एट पॉइंट डी, एम आई गेटिंग 75 वोल्ट? तो क्या डी पॉइंट का पोटेंशियल 75 वोल्ट आ रहा है? यस सर। Yes, sir. और क्या पोटेंशियल जो डी पॉइंट का होगा क्या उतना ही पोटेंशियल सी पॉइंट का होगा विच विल बी 75? Yes. Good. Should be also 75. Is it clear up to this much? समझ में आ गया Yes, सभी sir. को यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अभी sir. तक, हाँ अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको प्रॉपर्ली? यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. विल वाइंड अप बेटा, और मैं एक असाइनमेंट भी अपलोड करूंगा रिलेटेड टू दिस मच टॉपिक, आप लोग वो सॉल्व कर लेना। ठीक, विल वाइंड अप फॉर टुडे। Thank you, sir. थैंक यू सर। Bye, sir. बाय बाय। Bye, sir. हाँ बाय। Bye, sir. बाय बेटा।